नमस्कार सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। कल हमने सेकेंड ईयर के ही सेकेंड पेपर विश्व इतिहास के कुछ विषय जिसमें दिए गए हैं, उनमें से विश्व के विशाल व्यक्तित्व नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको कि 15 वर्षों तक न सिर्फ फ्रांस का बल्कि पूरे यूरोप कह दो उसके इतिहास की अमिट छाप रही, पूरा युग ही नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता था। ऐसे व्यक्ति के बारे में हमने कुछ बात की। इस प्रकार उसने अपना जीवन सामान्य रूप से शुरू किया। स्कूल के समय में निर्धन परिवार का होने के कारण किस तरह उसको प्रताड़ित होना पड़ा, हीन भावना से उग्रस्त रहा, और ऐसा हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति किस तरह अपनी सैनिक योग्यता के बल पर धीरे धीरे पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते फ्रांस का प्रशासक एक तरह से नियुक्त हो गया। कॉन्सुलेट व्यवस्था 1799 में कायम की गई और उसमें प्रथम कॉन्सल नेपोलियन खुद था। 1799 तक से लेकर 1804 तक नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कॉन्सल था। जब कॉन्सल व्यवस्था प्रारंभ की गई थी तो 10 वर्षों के लिए कॉन्सल चुने जाते थे। 1802 में उसने एक जनमत संग्रह करवाया, जबकि उसकी लोकप्रियता शिखर पर थी और जीवन पर्यंत कौंसल बने रहने और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उसने ले लिया था। और उसके द्वारा कौंसल के रूप में जो सुधार किए गए सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर दी। अब लेकिन नेपोलियन जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति सिर्फ कौंसल ही बना रहे, उससे शांत होने वाला नहीं था। तो उसने जो है सम्राट बनने का फैसला किया। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा शांत होने वाली नहीं थी। 1804 में उसने परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ा कि जो सीनेट थी फ्रांस की संसद, उसने फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन को घोषित करना पड़ा। नेपोलियन वैसे एक महान विजेता था, योद्धा था। कुछ वर्षों के अंदर ही यूरोप में उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था, जिसको कि ग्रैंड एम्पायर कहा जाने लगा। नेपोलियन के साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसकी जो अद्भुत विजय, जो कि लगभग हार के समीप ही लग रही थी, लग नहीं रहा था कि फ्रांस जीत पाएगा। ऐसे समय में परिस्थितियों से नहीं हारने के कारण, अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन खतरे में डालने के कारण उसका विजय अभियान डायरेक्टरी की शासन अवधि में शुरू हुआ और 1808 में टिलसिट की संधि के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। सारा स्पेन, इटली, जर्मनी का राइन संघ, वारसा की ग्रैंड डची नेपोलियन के आश्रित राज्य थे। इनके सभी में राजाओं की नियुक्ति वो खुद करता था। इसके साथ ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस उसके समर्थक राज्य थे। स्थितियाँ 1812 तक कायम रही, लेकिन उसके बाद घटनाओं का चक्र उल्टे दिशा में घूमा और नेपोलियन जो है उसकी पतन की तरफ उसने अग्रसर किया। कई सारी परिस्थितियाँ थी जो नेपोलियन के उत्थान में सहायक थी। वैसे तो मैंने बता दिया था, कुलीन परिवार से वो आया नहीं था। सैनिक स्कूल में उसको किसी तरह प्रवेश मिल गया था। नेपोलियन नौसेना में जाना चाहता था, लेकिन उसको नौसेना की जगह स्थल सेना में भेज दिया। 1789 से लेकर 98 तक तरह तरह की गवर्नमेंट आई, तरह तरह की शासन व्यवस्थाएं कायम रही, लेकिन ये सारी जो थी एक व्यवस्थित रूप से स्थायित्व और शांति फ्रांस में नहीं ला सकी। और अंत में जब डायरेक्टरी का शासन था तो सारे डायरेक्टर भ्रष्ट थे। फ्रांस के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से इन लोगों ने जर्जर कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में नेपोलियन को फ्रांस की जनता ने जो है अपना शासक चुना। अब हम आ जाते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था पर। ये मैंने बता दिया कि चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, प्रशा हो, रूस हो, सभी प्रमुख यूरोपियन देशों को नेपोलियन ने अपनी सेना के कदमों तले रौंद दिया था। इनमें से सिर्फ एक इंग्लैंड ही ऐसा था जिसको कि वो हरा नहीं पाया था। जब जब इंग्लैंड से उसका सामना हुआ, दुर्भाग्यवश दोनों बार ही नौसैनिक युद्ध लड़े गए, तो दोनों ही बार नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। तो उसे ये तो समझ में आ गया कि प्रत्यक्षतः इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति या जल शक्ति इतनी अधिक है कि हम उसको युद्ध में हरा नहीं सकते। उसने बताया कि अन्य यूरोपीय शासक, वैसे कहना था कि वो खुद जन्मजात राजा नहीं था, तो इसलिए उसने कहा था कि मैं जब तक युद्ध करता रहूँगा तब तक मेरी लोकप्रियता बरकरार रहेगी, और मैं युद्ध करना बंद कर दूंगा तो मेरी लोकप्रियता खत्म होगी। सबसे बड़ा अवरोधक जो उसके मंसूबों में था वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड की सेना
और उसका जो बड़ा साम्राज्य और बड़े बड़े जो उद्योग स्थापित हो चुके थे औद्योगिक क्रांति के कारण, इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इसके लिए उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम या महाद्वीपीय व्यवस्था का सहारा लिया। 1806 में बर्लिन से और 1807 से मिलान से उसने 2 घोषणाएं निकाली। उसके जो सारे अधीनस्थ राज्य थे, प्रशा, स्पेन, इटली, रूस, उन सभी से उसने कहा कि आप इंग्लैंड से व्यापार नहीं कर देंगे, और ये भी कहा कि जो राजा या राज्य उसकी घोषणा को ठुकरा कर इंग्लैंड से प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह का व्यापार करेगा, उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। मैंने बता दिया कि सैन्य बल पर उसे पता चल गया था कि इंग्लैंड को हरा पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि इंग्लैंड की वास्तविक शक्ति उसकी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में, उसके उद्योगों में है। यदि इन उद्योगों में जो माल पैदा हो रहा है उसके लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं होगा तो ये अपने आप बंद हो जाएंगी और इंग्लैंड में बेकारी की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस तरह से नेपोलियन ने कई फायदे थे। पहले तो इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती, और दूसरा कि जो बेकार लोग होते, बेरोजगारी फैलती, तो इंग्लैंड में क्या करते, दंगा फसाद करते, जिससे गृह युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती। नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, इसके फलस्वरूप इंग्लैंड ने भी ऑर्डर ऑफ कौंसिल पारित कर दिया कि फ्रांस से सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए, और जो तटस्थ देश थे उनको भी ऐसा करने के लिए बाध्य किया। डेनमार्क ने जब मना किया तो डेनमार्क पर बम वर्षा की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इंग्लैंड की आज्ञा की अवहेलना की। अमेरिका एक तटस्थ देश होने के कारण कि भाई हम तो तटस्थ है, हमारा यूरोपीय लुत्तों से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रीय अपमान समझता था। इसके कारण एक बार तो दोनों के बीच में युद्ध की नौबत आ गई थी। अर्थतंत्र पर इंग्लैंड के काफ़ी घातक प्रभाव हुआ। उसके सारे सामानों की बिक्री रुक गई, काल कारखाने बंद होने लगे, पैसे फंसने के कारण उद्योगपति परेशान, मजदूर रोजी रोटी की मांग करने लगे। लेकिन इंग्लैंड से जो परेशानी थी वो फ्रांस की परेशानियों से ज़्यादा दिक्कतें कम थी, क्योंकि फ्रांस के जो थे खुद के देश के साथ साथ जो अन्य यूरोपीय देश थे वो भी उसका विरोध करने लगे थे। महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोपीय देशों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तक वो सारा जो फैक्ट्रियों से, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से माल आता था वो ही उनके बाज़ारों में उपभोग करते थे लोग। नेपोलियन ने यूरोप की मांगों को पूरा करने की कोशिश तो की नहीं। सही बात तो ये थी, खुद फ्रांसीसी भी नेपोलियन की इस व्यवस्था से चिढ़े हुए थे, क्योंकि उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से इंग्लैंड की सामग्री पर निर्भर था। बात यहाँ तक आ गई कि फ्रांसीसी सैनिकों के कोट में बटन लगाने के लिए चोरी छिपे इंग्लैंड से बटन मंगाने पड़े। ऐसी स्थिति में, अगर फ्रांस में ही ऐसी स्थिति थी तो दूसरे यूरोपीय देशों को आप सिर्फ सोच ही सकते हो। इसलिए नेपोलियन जो है अपने मित्र राष्ट्रों को अपनी तकलीफ़ों के लिए और मित्र राष्ट्र नेपोलियन को अपनी तकलीफ़ों के लिए दोषी मानता था। दूसरी, फ्रांस की नौसेना भी ताकतवर इतनी नहीं थी कि महाद्वीपीय व्यवस्था को आसानी से लागू कर सके। इसके कारण फ्रांस को कई युद्धों में फंसना पड़ा, स्पेन और रूस से आक्रमण करना पड़ा, पोप से मनमुटाव हुआ और उसके राज्य पर अधिकार किया, तो सारी कैथोलिक जो प्रजा थी यूरोप की वो सारी उसके विरुद्ध हो गई। महाद्वीपीय व्यवस्था ने नेपोलियन को कई उलझनों में फंसाया। इनमें से एक उलझन थी स्पेन से युद्ध। नेपोलियन ने अपने पतन के बाद एक बार जब वो जेल में था तो उसने कहा भी था कि स्पेन का फोड़ा जो है मेरे लिए घातक साबित हुआ। पोप से मनमुटाव और रूस पर आक्रमण का मुख्य कारण महाद्वीपीय व्यवस्था थी। ब्रिटिश सामान की जो स्मगलिंग होती थी, तस्करी होती थी, उस पर रोकने के लिए ज़रूरी था कि पुर्तगाल पर फ्रांस का नियंत्रण हो। तो उसने ऐसा किया, अपने भाई जोसेफ को वहाँ का राजा बना दिया। लेकिन स्पेन और पोर्टुगल उस समय एक थे, उन्होंने जो है नेपोलियन के शासन को बर्दाश्त नहीं किया। और स्पेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जैसे आप राजस्थान में भी देखो कठोर स्थिति है, तो लोग जो है आसानी से किसी के आगे झुकते नहीं हैं। मराठे भी देखो, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके कारण उनको फ़ायदा मिलता है। तो वैसे ही स्पेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ के लोगों ने लाभ उठाया उसका और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, जिसकी फ्रांसीसी सेना को आदत नहीं थी। अतः फ्रांसीसी सेना को भारी आर्थिक और सैनिक नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ स्पेन में खुद फंसे रहने के कारण अपने पूरे यूरोपियन साम्राज्य पर नेपोलियन ध्यान नहीं दे सका। नेपोलियन की सेना भी कई जगहों में बंट गई। उसके बाद हम आ जाते हैं पोप से मतभेद पर। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि पोप के साथ नेपोलियन ने कॉन्कॉर्डेट नामक समझौता किया था। वो जानता था कि पोप का प्रभाव जो है वो यूरोप पर, वैसे तो वो बहुत छोटे से देश का मालिक है, लेकिन यूरोप पर उसका बहुत अधिक प्रभाव है, जनमानस पर वो हावी है। पोप के राज्य में भी महाद्वीपीय व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन पोप ने इसका विरोध किया। तो 1808 में फ्रांसीसी सेना ने रोम पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो ऐसे में पोप ने नेपोलियन को धार्मिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। ऐसी स्थिति में 1809 में
नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम को बंदी बना लिया। इस समय तक फ्रांस और यूरोप पर पोप का काफ़ी प्रभाव था, इसको तो मैं बता ही चुकी हूँ। पोप के साथ ये जो व्यवहार हुआ उसके कारण न सिर्फ यूरोप बल्कि फ्रांस की आम जनता भी नेपोलियन से गुस्सा हो गई। अब नेपोलियन के जो कहते हैं कि रूस का अभियान जिसने कि उसको एक तरह से बर्बाद कर दिया, उसकी आधी से अधिक सेना इस अभियान में मारी गई, इसके बारे में बताते हैं। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने से रूस ने इनकार कर दिया। इसके अलावा नेपोलियन जो है जार के परिवार में शादी करना चाहता था, जो जार मानता नहीं था। तो नेपोलियन ने 7 लाख सैनिकों की फौज तैयार की और 1812 में रूस पर हमला कर दिया। रूस ने इंग्लैंड और स्वीडन जो कि शक्तिशाली और यूरोपीय राष्ट्र थे उनसे संधि कर दी, और ऐसे में जब नेपोलियन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी तो रूस में जो है खेत खलिहान सैनिकों ने जला जला करके पीछे हटना शुरू कर दिया। ऐसी परेशानियों का सामना करते हुए जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा तो उसने अपने आप को इस वीरान शहर का मालिक पाया। रूस में बच्चों एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि सारे जनरल हार गए तो क्या हुआ, अभी तो जनरल दिसंबर और जनवरी बाकी है। यानी कि जब एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, जब अधिकतम सर्दी पड़ती है तो रूस में तो तापमान बहुत नीचे हो जाता है, और वहाँ के लोग तो फिर भी वहाँ के रहने के कारण आदतन है, लेकिन आप अगर जाओ तो वहाँ रह नहीं सकते। तो ऐसी सर्दी, अनाज सारा खत्म हो गया, ऊनी वस्त्र सैनिकों को नहीं मिल रहे, तो सेना में जो है हड़बड़ाहट मच गई। नेपोलियन जो है दुखी होकर के बिना संधि किए हुए लौटना आरंभ कर दिया उसने, तो उसकी सेना कीचड़ और बर्फ में फंस गई। ये भूखी प्यासी सेना कई सारी बीमारियों का शिकार हुई और लगभग 5 लाख के उसके सैनिक जो हैं वो रूस में समाप्त हो गए। इस समय फ्रांस में भी विद्रोह हो गया और तेलरा ने कहा कि अपमानित नेपोलियन के शासन को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इस युद्ध ने नेपोलियन के खोखलेपन को जाहिर कर दिया। 1814 में सारे मित्र राष्ट्र जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, इंग्लैंड शामिल थे, उन सभी ने नेपोलियन को पराजित कर दिया और उसे एल्बा द्वीप में निर्वासित करके भेज दिया। उसे व्यक्तिगत खर्च के लिए 20 लाख वार्षिक फ्रैंक दिए जाने निश्चित हुए, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई तो एल्बा से भागकर वापस आ गया और एक सेना तैयार की। लेकिन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो पराजित हुआ और पराजित होने के बाद उसे सेंट हेलेना के द्वीप में डिपोर्ट कर दिया गया। 1821 में पेट की बीमारियों में कष्ट पाते हुए उसकी एकांत में मृत्यु हो गई। बच्चों, वाटरलू का युद्ध इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है। 1815 में मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन के बीच लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन को अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं नेपोलियन की पराजय के कारण क्या क्या थे। सबसे पहला कारण था कि फ्रांस की सैन्य व्यवस्था जिम्मेदार थी। ज़्यादातर फ्रांस की सेना में गैर फ्रांसीसी थे, यूरोप के अन्य देशों से लोग थे, जिनमें फ्रांस के प्रति देशभक्ति का अभाव था। दूसरा, उसकी सेना में थकावट और कमजोरी हावी थी। 25 वर्षों तक युद्ध के कारण सेना थक चुकी थी। नौसेना तो कमज़ोर थी, जो बार बार इंग्लैंड से पराजित हो चुकी थी। उसके अलावा नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं, इतना साम्राज्य विस्तार होने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं था और लगातार युद्ध लड़ते हुए अपने यश और लोकप्रियता में वृद्धि करना चाहता था। इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है, कभी युद्ध में जीत मिलने के कारण ऐसा नहीं है कि हर बार आप विजित ही होंगे, कई बार हार आपका सामना करने आपके सामने बाएं खड़ी है। इसके अलावा नेपोलियन के साम्राज्य में कुछ कमजोरियां थी जो उसकी पराजय की खबर के कारण शक्तिशाली हो गई। नेपोलियन के विश्वासी साथी तेलरा और पुलिस अधिकारी फूचे नेपोलियन के प्रति कम निष्ठावान थे और अपना भविष्य जो है वो संवारने के लिए तत्पर थे। उसके अलावा नेपोलियन के जो सगे संबंधी, उसके भाई बहन भी उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहे। उसने अपने परिवार वालों को ऊंचा उठाया, यहाँ तक कि उसने अपने भाइयों को राजा बनवाया, बहनों की शादियाँ ऊंचे घराने में की, लेकिन उसके बुरे समय में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। इसके अलावा नेपोलियन की खुद की एक चारित्रिक दुर्बलता थी सबसे बड़ी, कि वो संधि को सम्मानित समझौता नहीं मानता था। वो पराजित राज्यों की मैत्री पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और जैसे ही थोड़ा संदेह होता आक्रमण कर देता था। इसके कारण जो बाकी सारे राज्य थे उसके विरुद्ध इकट्ठा हो गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि प्रशासन के बाद में क्रांति के घावों को तो उसने भर दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने कोई सुनिश्चित नीति नहीं अपनाई, कोई सुदृढ़ आर्थिक नीति नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी, निरंतर युद्धों में फंसा रहा और युद्धों का खर्चा जो है वो उठाने के कारण फ्रांस वहीं वापस पहुंच गया जहां 1789 में था।
अब नेपोलियन की देन, सबसे पहले मैं फ्रांस के बारे में आ जाती हूँ। उसने फ्रांस में जो है शांति कायम की, प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसने एकत्रितकरण की। फ्रांस में जो उसने विधि संहिता, सिविल कोड बनाया, वो उसके लिए आज भी याद किया जाता है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने कई कदम उठाए, जिसमें से एक है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, व्यापारों को प्रोत्साहन देना, सड़कें बनवाना ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और व्यापार भी जो है विकसित हो। शिक्षा प्रणाली में उसने कई सुधार किए। सदियों से जो चर्च का नियंत्रण था शिक्षा प्रणाली पर, उसको उसने रोक दिया। पेरिस में एक यूनिवर्सिटी खोली। इसके अलावा पेरिस शहर को उसने सुंदर बनाया। राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने के लिए कई काम किए। लीजियन ऑफ ऑनर, जो कि खानदार पर नहीं बल्कि प्रतिभा के बल पर दिया जाता था, उसकी उसने शुरुआत की। यूरोप में जो है सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फ्रांस के लिए ही नेपोलियन इम्पोर्टेंट है, उसी को उसकी देन महत्वपूर्ण है। यूरोप में भी उसने कई सारी देन दी। कई बार हम कह सकते हैं कि जो भी देश उसके आगे आ जाता था वो उसके कोप विभाजन का शिकार बनता था, लेकिन जो है इसके कारण कई सारे देश एक हुए। सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये पूरे यूरोप में उसने फैलाए। राष्ट्रीयता की लहर यूरोपीय देशों में फैलाई। जब जब विजित देशों ने देखा कि ये नेपोलियन तो हमको हमारे राजा से छुटकारा दिलाकर खुद हमारा राजा बन गए, तो उसके विरुद्ध खड़े हुए। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली पर विजय हासिल की, वहाँ उसके अधीन कर दिया, राज्यों की संख्या घटा दी। तो आखिरकार जब बाद में जर्मनी और इटली, इन दोनों राज्यों का एकीकरण हुआ, एक राष्ट्र के रूप में 1870-71 में विश्व के पटल पर उभरे, तो उसमें नेपोलियन का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। विश्व के प्रति देन पर आ जाते हैं। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के नारों को पूरे विश्व में फैलाया, यूरोप में ही नहीं। नेपोलियन के उदारवादी विधान और क्रांति की उदारवादी विचारधारा के कारण वियना कांग्रेस के देशों को अमानवीय कार्यों पर ध्यान देना पड़ा। अंत में 1833 में दास प्रथा या गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई। राष्ट्रवाद और सैन्यवाद, ये भी नेपोलियन द्वारा ही पूरे विश्व में फैलाए गए। नेपोलियन ने जो विधि संहिता लगाई, उसके कारण नमूना बना और इसी आधार पर बाकी देशों में धीरे धीरे विधियों का निर्माण होने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि नेपोलियन न सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि यूरोप और पूरे विश्व के लिए अमूल्य देने छोड़कर चला गया। उसके सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और क्रांति को पूरे यूरोप में फैलाया, यूरोप ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया। और उसके जो उदारवादी सुधार थे, जैसे विधि संहिता का निर्माण, प्रशासन में जो है योग्यता के आधार पर नियुक्ति, राष्ट्रीय गौरव की उपाधि योग्यता के आधार पर दिया जाना, व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देना, फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना, इसके कारण न सिर्फ फ्रांस बल्कि विश्व के इतिहास में नेपोलियन का एक अमूल्य स्थान है। उसे आप पसंद कर सकते हो, नापसंद कर सकते हो, लेकिन आप उसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।